नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, दुनिया आज एक बार फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत कानून से ज्यादा ताकतवर लगने लगी है। रात के अंधेरे में अमेरिका ने एक संप्रभु देश वेनेजुएला के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जो है वो पकड़ने का दावा किया है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि ये केवल बात जो हम कर रहे हैं आपके साथ चर्चा, ये वेनेजुएला की खबर नहीं है। ये सवाल हर देश की आजादी का है। ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय कानून का है और ये सवाल है कि क्या आप बंदूक की आवाज के दम पर कानून की किताब को दबा देंगे। आज हम इस पूरे मामले को बहुत ही आसान भाषा में आपके साथ समझेंगे, चर्चा करेंगे कि यह हमला क्यों हुआ, दुनिया क्यों परेशान है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। अमेरिका का हमला, मादुरो गिरफ्तार, अब रूस ईरान क्या करेगा, वेनेजुएला क्राइसिस 2026। और इस टॉपिक को आगे बढ़ाए उसके पहले कुछ समाचार पत्रों को हम आधार बना लेते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, रॉयटर्स हो गया, गार्जियन हो गया, तीनों ने इस समाचार को प्रमुखता से छापा है। वॉशिंगटन लिखता है ट्रंप से मादुरो कैप्चर्ड इन लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला। राइटर्स लिखता है ब्राजील ने जो है वो यूएस के इस जो स्टेप है उसका जो है विरोध किया है। ब्राजील लिखता है यूएस क्रॉस अनएक्सेप्टेबल लाइन ओवर मिलिट्री स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला। गार्जियन लिखता है कि ब्रिटेन कह रहा है कि भैया हम यूएस के साथ वेनेजुएला में जो ये अटैक हुआ है हम यूएस के साथ नहीं है, ब्रिटेन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो तीन समाचार पत्रों ने इसको प्रमुखता से छापा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है इसकी पुष्टि की है कि अमेरिका ने जो है वो वेनेजुएला के ऊपर हमला किया है और मादुरो और उनकी वाइफ को जो है वो कैप्चर कर लिया गया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो जो है वो भी इस बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया वेनेजुएला के ऊपर जो है अमेरिका वालों ने जो है वो हमला कर दिया है। राइट नाउ दे आर बॉम्बिंग कैराकस, कैराकस जो कि वेनेजुएला की राजधानी। और ये तस्वीर है वेनेजुएला की राजधानी काराकस की, जहां ये एक के बाद एक धमाके जो है वो शनिवार को हो रहे हैं, जिसकी तस्वीर है आप देख रहे हैं, ये वहां की तस्वीर है। और उसके बाद ये तस्वीर आई कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जो है वह पकड़ के ले जाया जा रहा है। और तारीख अगर आप ध्यान देंगे तो 3 जनवरी 2026 यानी कि आज ही की तस्वीर है। और उसके बाद पूरा विश्व जो है वो हिल रहा है। ये तस्वीर साथियों वेनेजुएला के ला ग्वाइरा पोर्ट का है, जो कि अमेरिका सेना ने जो है बीती रात मिसाइल से इस पर हमला किया है। आइए आगे और बढ़ें और अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे साथियों, ये अमेरिका और ये आपको कराकस यानी कि वेनेजुएला दिख रहा है। यहां से अगर यहां की दूरी के बारे में बात करें तो यहां से यहां की दूरी जो है वो लगभग 2500 किलोमीटर है। और वेनेजुएला के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो वेनेजुएला जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्री है, कैरेबियन सागर के पास। ये ऊपर का जो क्षेत्र है वो कैरेबियन सागर है और अमेरिका इसे अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड का क्षेत्र मानता है, यानी कि अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह जो है इसको मानता है। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का यहाँ बदलाव होता है, किसी भी प्रकार का यहाँ संकट आता है तो कहा यह जाता है कि लैटिन अमेरिका और पूरा का पूरा कैरेबियन क्षेत्र जो है वो इससे प्रभावित हो जाएगा। वेनेजुएला के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार का क्षेत्र है, ओपेक का हिस्सा है। तेल की नीतियां अगर वेनेजुएला कुछ परिवर्तन कर रहा है तो दुनिया में तेल की कीमतें जो है वो प्रभावित हो सकती हैं। इस हिसाब से वेनेजुएला के इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तेल का भंडार तो बहुत है, लेकिन तब भी ये देश जो है वो काफी गरीब है। उसके पीछे भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो अमेरिका और दूसरी विदेश कंपनियां जो है वो तेल और गैस पर यहां भारी निवेश कर चुकी हैं। और अगर किसी भी प्रकार से वेनेजुएला में समस्या आती है, तेल महंगा होता है, तो दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा जो है खतरे में आ सकती है। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीर देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं। एक है राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और दूसरी है इनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस, जिसको कि ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि इनको जो है वो आज गिरफ्तार करके देश से बाहर लेकर चले गए। साथियों 1999 वेनेजुएला में समाजवादी सरकार का जो है वो गठन हुआ। पहले जो है वो ह्यूगो चावेज और अब निकोलस मादुरो। अमेरिका और उसके दोस्त मादुरो के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं कि वो तानाशाह है, ड्रग तस्कर है और अवैध राष्ट्रपति है। तानाशाह इसलिए कहते हैं क्योंकि कहते हैं कि इसने लोकतंत्र और मानव अधिकार का जो है उल्लंघन किया है। ड्रग तस्कर इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि ड्रग का व्यापार में शामिल है और इसलिए कई बार वेनेजुएला के ऊपर जो है यानी कि जो पोर्ट के आसपास कई सारे नावों पर जो है या कई सारे शिप के ऊपर अमेरिका ने जो है हमले भी किए। इसको लेकर हमने पहले ही इस चैनल पर कई सारे वीडियो आपके साथ चर्चा की हुई है। अवैध राष्ट्रपति इसलिए माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इसने जो चुनाव लड़ा वो चुनाव में बड़ा हेराफेरी किया, उनका चुनाव और शासन जो है वैध नहीं है।
ये अमेरिका का दृष्टिकोण है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब ये जो पूरा का पूरा हमला हुआ जिसके वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया साथियों, ये पूरा का पूरा हमला जो है वह 3 जनवरी और भारतीय समय के हिसाब से बात करें तो सुबह 11 बजे हुआ। अमेरिका ने जो वेनेजुला के ऊपर हमला किया, और ये हमला केवल एक जगह नहीं था। वेनेजुला के 4 प्रमुख ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया। जैसे वेनेजुला का एक मुख्य सैन्य अड्डा है जिसका नाम है फ्यूर्टो ट्यूना, वहां हमला किया गया। सेना और एयरफोर्स का एक बहुत अहम एयरबेस है जिसका नाम है ला कार्लोटा, वहां हमला किया गया। कम्युनिकेशन सेंटर है जो कि सूचना का मुख्य केंद्र जिसका नाम है एल वोल्कान, वहां हमला किया गया। और समुद्री मार्ग और व्यापार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है ला गोयरा, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां जो है वो एक के बाद एक मिसाइलों से हमला किया गया। अमेरिका इस कार्रवाई के पीछे एक भ्रष्टाचार को, दूसरा कहता है कि यहां ड्रग्स का एक अवैध धंधा चल रहा है, अमेरिका बार बार आरोप लगा रहा है। लेकिन सबसे प्रमुख अगर हम बात करें तो अमेरिकी तेल कंपनियों के जो अधिकार वेनेजुला ने छीने हैं वो अमेरिका के लिए सबसे गुस्से की बात है। साथियों 1976 की अगर हम बात करें तो वेनेजुला ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और राष्ट्रीयकरण के तहत जो है वो एक सरकारी कंपनी बनाई जिसका नाम रखा PDVSA। यानी कि कुल मिलाकर वो कानून बनाया और देश की ऊर्जा नीति जो है वेनेजुला ने घोषित कर ली। लेकिन अमेरिका जो है वो कह रहा है कि भैया इसने नीतियों में परिवर्तन किया जिससे कि हमारे यहां के निवेशकों को जो है वो घाटा लग गया। अब ट्रंप ने जो दावा किया, क्या दावा किया? ट्रंप ने दावा किया है कि हमने वेनेजुला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जो है अपने कब्जे में रखा है, और कब्जे में रख के हम अपने देश से बाहर। अब जैसे ही ये कंडीशन हुई तो वेनेजुला में प्रतिक्रिया आने लगी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई, डिफेंस प्लान को एक्टिव कर दिया गया, पूरी सेना जो है वो युद्ध के लिए तैनात कर दी गई। सेना और सुरक्षा बल जो है सुरक्षा और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए हर जगह एक्टिव हो गई है। यानी कि अमेरिका ने जो इस सैन्य कार्रवाई की है ये केवल वहां के ठिकानों पर हमला नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति को पकड़ने का जो दावा भी किया है वो कहीं ना कहीं वेनेजुला की संप्रभुता के ऊपर हमला है। और यह घटना अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। साथियों दुनिया ने वेनेजुला पर जो अमेरिका के जो हमले हुए तो उसको लेकर अपने अपने बयान देने जो है वो शुरू कर दिए। आइए हम एक एक करके बयान भी देख लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और चर्चा करते हैं तो अमेरिका के हमले पर वर्ल्ड लीडर्स का बयान है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के विदेशी मामलों के चीफ हैं काजा कलास, वो कहते हैं कि मादुरी सरकार वैध नहीं है और यूरोपीय संघ शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन के समर्थन पर कायम रहेगा। बेलारूस के राष्ट्रपति कहते हैं हम अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, यह कदम अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। क्यूबा के राष्ट्रपति कहते हैं कि वेनेजुला पर किया गया अमेरिका हमला निंदा करते हैं, अमेरिका वेनेजुला की जनता के खिलाफ स्टेट टेररिज्म कर रही है। रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा निकला है कि वेनेजुला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई की निंदा हो रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि वेनेजुला पर अमेरिकी सैन्य हमले और देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो रशिया का हमने देखा कि रूस ने इसे सशस्त्र हमला माना है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। रूस ने बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की अपील कही। क्यूबा के बारे में हमने देखा कि उन्होंने कहा कि भैया अमेरिका की कार्रवाई जो है वो क्यूबा ने जो है इसे स्टेट टेररिज्म यानी कि राज्य आतंकवाद मान लिया है, और कहा है कि भैया ये अमेरिका लैटिन अमेरिका की शांति और सुरक्षा को जो है वो तोड़ रहा है। कोलंबिया ने सीधे कहा कि भैया की सीमा पर जो है सेना को तैनात करो क्योंकि भरोसा नहीं है, वेनेजुला और कोलंबिया का बॉर्डर सेम है। और साथ में कोलंबिया ने जो है यूनाइटेड नेशन को कहा कि हस्तक्षेप कीजिए और सुरक्षा दीजिए। स्पेन ने अमेरिका की कार्रवाई पर कहा कि भैया संयम बरतिए, शांतिपूर्ण समाधान निकालिए। और स्पेन ने यह भी कहा कहो तो भैया हम मध्यस्थ बन जाते हैं वेनेजुला और अमेरिका के बीच में। ईरान ने कहा कि भैया संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता तो तुम कैसे घुस गए, यानी कि किसी देश का अंदरूनी मामला है तुम कहां घुसे हो यार। वहां अगर वहां राष्ट्रपति अगर लग रहा है कि भ्रष्ट, तो वहां के जनता समझे, तुम कौन होते हो वहां के दादा बनने वाले, क्यों कर रहे हो। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अमेरिका की कार्यवाही की आलोचना दुनिया भर में हो रही है, चाहे रूस हो, क्यूबा हो, ईरान हो, सबने इसे अवैध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना है। स्पेन और कुछ यूरोपीय देश संयम और कूटनीतिक समाधान के पक्ष में तो हैं, लेकिन लैटिन अमेरिकी देशों ने कहा कि भैया हमारी सीमा भी जो है वो सुरक्षित नहीं। साथियों इसके लिए कुछ ना कुछ संवैधानिक रास्ता तो हो सकता था। आपके स्क्रीन पर एक और तस्वीर है, पहले इनको दिखा दें फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेनेजुला की विपक्ष की नेता है मारिया कोरिना मचाडो, और 2025 में नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है। ये वही महिला है जिन्होंने ट्रंप के हाथ से पुरस्कार छीन लिया, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप उदास नहीं थे, ट्रंप खुश थे, क्योंकि ट्रंप इनके माध्यम से वेनेजुला में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते थे। इसलिए कहे कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला, इन्हें मिला, हमारा तो निशाना सध गया। साथियों वेनेजुला में जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हो रहा है,
वेनेजुला के संविधान के आर्टिकल 233 के अनुसार अगर हम बात करें तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या राष्ट्रपति किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर सके तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से सत्ता संभाल सकती है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज। उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है और संभालने के बाद उनको कहा गया है कि संविधान के तहत 30 दिन के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। मतलब साफ है कि यह कानूनी और शांतिपूर्ण तरीका है सत्ता हस्तांतरण का उनके संविधान के हिसाब से। साथियों, इसके बाद यह भी हो सकता है कि विपक्ष जो है वो सत्ता में आ सकता है और विपक्ष ने भी इस मौके को सत्ता में आने के रूप में देखा है। विपक्ष की नेता हैं जिनका नाम है एडमंडो गोंजालेज। उन्होंने मारिया कोरिना माचाडो का भी जो है वो समर्थन उनको प्राप्त है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सेना अभी भी मादुरो के प्रति वफादार है, इसलिए विपक्ष का सत्ता में आना उतना आसान नहीं है। यानी कि राजनीतिक और संवैधानिक संघर्ष जो है वो हो सकता है। साथ ही वहां के रक्षा मंत्री का बयान आया है कि हम बस में नहीं होंगे, यानी कि अगर हालात बिगड़ेंगे तो सेना सक्रिय हो जाएगी, सैन्य शासन या मार्शल लॉ जो है वो लगाया जा सकता है। यह स्थिति अस्थिरता और हिंसा के मार्ग की ओर लेकर जाता है। यानी कि आगे अगर हम बात करें तो वेनेजुला में जो है वो या तो 3 रास्ते हो सकते हैं, या तो संविधान के हिसाब से शांति और नियमों के तहत चुनाव करा लीजिए, या विपक्ष सत्ता में आए, सेना की वफादारी की जो चुनौती है उसको झेले, या सैन्य शासन हो, और सैन्य शासन होगा तो अस्थिरता का खतरा बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह पूरी स्थिति जो है वो देश की राजनीति, सेना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के ऊपर जो है वो निर्भर करेगा। साथियों, जिस प्रकार से वेनेजुला में जो भी घटना घट रही है, अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अमेरिका की जो कार्रवाई है वो यूएन के चार्टर के आर्टिकल 2.4 का उल्लंघन करती है। यूएन का चार्टर 2.4 ये कहता है कि सभी सदस्य देश एक दूसरे की संप्रभुता के क्षेत्र में बल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि कोई देश बिना सुरक्षा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति के बिना किसी दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। प्रश्न यही कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति की आवश्यकता क्यों पड़े? साथियों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सहमति या अनुमति इसलिए जरूरी है क्योंकि इस क्षेत्र में जो है वो शांति और सुरक्षा बनी रह सके। अगर हर देश अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे देश के ऊपर हमला करेगा तो विश्व स्तर पर केवल युद्ध ही युद्ध नजर आएंगे, विश्व में कहीं अस्थिरता दिखेगी। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई अनुमति नहीं दी, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ जो है वो माना जा रहा है। कोई भरोसा नहीं, आज अमेरिका ने वेनेजुला पे हमला किया, कल पता चला ईरान पे हमला किया, परसों कहीं और हमला किया, नरसों कहीं और हमला किया। इस तरह से तो हमले ही हमले होंगे। रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर हमला करके कहेगा कि भैया हम जेलेंस्की को टांग के अपने यहां लेकर आएंगे, और अमेरिका अगर कुछ कहे तो बोले तुम वेनेजुला पे कहां वहां मादुरो को उठा के ले गए थे, तुम ले जाए तो अच्छा, हम ले जाए तो बुरा। साथियों, ये जो घटनाक्रम आपको देखने को मिल रहा है जिसको कि रिजाइम चेंज पॉलिटिक्स कहते हैं, सरकार बदलने की राजनीति कहते हैं, कोई पहली बार नहीं हुआ। साथियों, इतिहास गवाह है, अमेरिका ऐसा करता रहा है। अगर हम बात करें 1989 पनामा के बारे में बात करें तो अगर हम पनामा को भी देखें तो उस क्षेत्र में भी कुछ ऐसी घटनाएं जो है वो घटी हैं। एक एक करके हम सारी बातों को आपके सामने रखते हैं, है ना। पनामा में मैनुअल नोरिएगा, जिसकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे, आपके स्क्रीन पर है। 1992 में अमेरिकी अदालत ने नोरिएगा को 40 साल की सजा सुनाई थी। ये व्यक्ति आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका ने यहां सैन्य हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने कहा कि नोरिएगा अवैध गतिविधियों और ड्रग्स में शामिल है और पनामा के लोकतंत्र को जो है वो बहाल करने में दिक्कत करेंगे। ठीक, तो फिर इनको हटा दिया। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ये व्यक्ति नजर आ रहे हैं, सद्दाम हुसैन। अमेरिका और उसके सहयोगी ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को सत्ता पे हटाया, इनको आतंकवादी और इनको कहा कि भैया बायोलॉजिकल वेपन्स रखते हैं। ठीक, लेकिन बाद में पता चला कि सारा तो अमेरिका का जो है वो मनगढ़ंत कहानी था। क्यों? क्योंकि इराक में जो है इनको अपना सत्ता परिवर्तन कराना था। और वर्तमान में वेनेजुला आपके सामने एग्जाम्पल दिख ही रहा है, जिस प्रकार से वेनेजुला में घटना देखने को मिल रही है और उसके पीछे बहाना जो है वो तेल, ड्रग्स, आतंकवाद। यानी कि अमेरिका कभी भी अपनी ओछी मानसिकता के लिए, अपनी सोच के लिए जो है वो कहीं भी कुछ भी करा सकता है। साथियों, जिस प्रकार से वैश्विक शक्ति का बदलाव हुआ है, यानी कि ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रहा है, यूएस वर्सेस रशिया, ईरान एक्सिस का, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर असर जो है वो क्या है, इनका असर दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिला है। रूस और ईरान मिलकर अमेरिका के कदमों का जो है सख्त विरोध कर रहा है। यानी कि अब दुनिया जो है वो एक सिंगल सुपर पावर यानी कि अमेरिका के दबदबा जो है उसमें रही रहना चाह रही है। कई देश अपनी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। चाइना आप देख रहे हैं कि अलग शक्ति दिखा रहा है। साथियों, ग्लोबल साउथ में अमेरिका का जो एक कार्यवाही, इसका विरोध हो रहा है। चाहे हम लैटिन अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की बात करें, एशिया की बात करें, सब जो इसकी आलोचना कर रहे हैं कि कर क्या रहे हो भाई तुम।
क्यों तुम स्थिति को जो है खराब करने में लगे हुए हो? अगर हम ये पूरी कंडीशन को देखें तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। चाहे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा, चाहे शरणार्थी संकट हमें देखने को मिलेगा, चाहे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता देखने को मिलेगी। और भारत के लिए अगर हम बात करें तो वेनेजुला संकट भी जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के लिए हम वेनेजुला संकट के बारे में बात करें, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला और कैरिबियन सागर के पास जो स्थित है उसके बारे में थोड़ा सा जान जाएं कि इसकी कुल आबादी 3 करोड़ है, राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश है, प्रमुख धर्म जो है ईसाई और ईसाई में भी कैथोलिक। वेनेजुला में अगर हम बात करें तो 303 अरब बैरल जो है इसके पास जो है वो तेल है, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार है। इसके बाद अरब के पास है, सऊदी अरब के पास 267 अरब डॉलर है। उसके बाद ईरान के पास है 200 माफ कीजिएगा 267 अरब बैरल है। उसके बाद ईरान के पास 209 अरब बैरल है। ठीक, तेल के अलावा यहाँ गैस और सोना भी मिलता है। वेनेजुला की सेना को बोलिवियन आर्म फोर्स कहते हैं। एक्टिव मेंबर जो है सेना में 1.2 लाख है। सेना के जो है वो 4 मुख्य हिस्से हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना और नेशनल गार्ड। नेशनल गार्ड अंदरूनी सुरक्षा संभालती है। रूस से हथियार जो है वो वेनेजुला के पास है, S-300 है, सुखोई है, और लैटिन अमेरिका में इसका एयर डिफेंस सबसे जो है वो मजबूत माना जाता है। अमेरिकी हमले के बाद ये कराकस की स्थिति है। कराकस के आसमान में आपको धुआं जो है वो फैला हुआ दिख रहा है। ये तस्वीर है अमेरिकी हमले के बाद, ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। ये भी तस्वीर है किस प्रकार से लोगों के अंदर डर है। ये कराकस की पूरी एक के बाद एक तस्वीर है। हम बात कर रहे थे निकोलस मादुरो के बारे में। निकोलस मादुरो का ये जीवन सफर आपको देखने को मिल रहा है। बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक बने हैं व्यक्ति। कराकस में जन्म हुआ था और ये सारी कंडीशन है। 1999 में राजनीति में एक्टिव हुए, 2012 में उपराष्ट्रपति बने, 2013 में अप्रैल में ये राष्ट्रपति बने, 2013 जुलाई में वकील सीलिया फ्लोरेस से इन्होंने शादी की, 2019 में दूसरी बार राष्ट्रपति बने और 2025 के जनवरी में तीसरी बार राष्ट्रपति के पद पर शपथ लिए और 2026 में आप देख रहे हैं कि गिरफ्तार हो गए। इनकी जो जर्नी है वो आपके साथ है। अमेरिका का मादुरो पर 420 करोड़ का इनाम था। अमेरिका ने ड्रग तस्करी का आरोप लगाया, इनाम घोषित किया, इनाम को बढ़ाकर जो है वो 130 से 200, 200 से 420 करोड़ तक पहुंचाया। 3 जनवरी को जो है मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। अब हमने कहा कि जिस प्रकार से वेनेजुला में संकट आया है, इसके असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। साथियों, इस समस्या को अगर हम बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा संकट जो है ऊर्जा सुरक्षा को लेकर। भारत बहुत सारा तेल विदेश से आयात करता है। वेनेजुला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडारों में से एक है और वेनेजुला में अगर इस प्रकार का संकट आ रहा है तो तेल की कीमतें जो है बढ़ सकती हैं। इसका असर पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों पे होगा। मतलब भारत के लिए ऊर्जा की स्थिरता जो है अब थोड़ी सी गड़बड़ होगी। रणनीतिक स्वतंत्रता, भारत अपनी विदेश नीति को लेकर किसी भी बाहरी दबाव में नहीं रहता है, चाहे अमेरिका भी कितना दबाव ले। भारत किसी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। अब यहां भारत के लिए समस्या होगा कि किसका पक्ष रखें, किसका पक्ष नहीं रखें। अंतर्राष्ट्रीय कानून का भारत हमेशा बात करता है, भारत हमेशा संप्रभुता के बारे में बात करता है, भारत हमेशा कहता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो है समर्थन होना चाहिए। किसी भी देश के अंदरूनी मामले में हमला दखल ना देने की बात हमेशा कहता है। तो भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है, हर देश की आजादी का सम्मान कीजिए, कहीं दखल मत दीजिए और शांतिपूर्ण समाधान के बारे में बात कीजिए। लेकिन वेनेजुला का ये पूरा का पूरा संकट है, ये संकट साफ दिखाता है कि आज भी वैश्विक राजनीति में ताकत जो है वो कानून से ऊपर है। और अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो दुनिया में अस्थिरता होगी, अविश्वास होगा, तनाव बढ़ेगा और शांति दूर होगी। इसलिए सिर्फ शक्ति और सैन्य कार्यवाही से समाधान नहीं हो सकता साथियों। समाधान का रास्ता है संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान। आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताएं। ये वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो रक्षा मंत्री पेड्रो लोपेज के साथ जो है वो आपको दिख रहे हैं। हमले के बाद राजधानी काराकस में करीब 10 विमान कम ऊंचाई पर आपको ये स्क्रीन पर उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है जो एक के बाद एक बम धमाके हो रहे हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपने पसंद किया होगा, सारी कंडीशंस को आपने समझा होगा। आसानी से समझाने का मैंने प्रयास किया है। बाकी आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक भेजें। लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।